हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीवर्क बुक की, जिसे लिखा है जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन ने। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए हमें बड़ा प्लान चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, एक बड़ी टीम चाहिए और सालों साल की तैयारी चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई में सफलता सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती है जो लंबे लंबे प्लान बनाते हैं और रात दिन सिर्फ मेहनत करते रहते हैं? या फिर क्या सफलता का रास्ता कहीं ज्यादा सरल हो सकता है अगर हम चीजों को अलग तरीके से देखने की हिम्मत करें? जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि अपने बिजनेस में आप मीटिंग्स को लगभग खत्म कर दीजिए, लंबी प्लानिंग छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटर्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए और काम को जितना हो सके सिंपल और छोटा रखिए, तो क्या आप उस बात पर भरोसा करेंगे? पहली बार सुनने पर यह सब उल्टा लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि बिजनेस का मतलब है एंडलेस हसल, मीटिंग्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और कॉम्पिटिटर्स से लड़ाई। लेकिन रीवर्क हमें यही दिखाता है कि यही पुराने बिलीफ्स हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि काम करने का एक नया तरीका भी हो सकता है, जहां आप कम रिसोर्सेज में भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जहां आप काम को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते बल्कि सिंपल और इफेक्टिव बनाते हैं। इसमें लिखा गया है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी MBA की जरूरत नहीं, इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं और ना ही एंडलेस प्लानिंग की। असली जरूरत है स्मार्टनेस की, क्लैरिटी की और काम को करने की इच्छा की। जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन खुद बेस कैंप नाम की एक बहुत सफल कंपनी के फाउंडर हैं, लेकिन उनकी जर्नी टिपिकल स्टार्टअप स्टोरीज जैसी नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टर्स के बिना छोटा शुरू करके और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बेस कैंप को खड़ा किया, और यही उनकी सोच रीवर्क के हर पेज पर झलकती है। इस किताब में कुछ बातें इतनी साधारण लगती हैं कि शायद पहली बार पढ़कर लगे, अरे ये तो ऑब्वियस है, लेकिन यही सिंपल बातें ही वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब इन्हें फॉलो किया जाता है तो रिजल्ट्स गेम चेंजिंग होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको काम करने के लिए ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं। आप छोटा शुरू करके धीरे धीरे बड़ा हो सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, आपके पास अगर पैशन है तो आप बिना किसी एक्सटर्नल परमिशन के या बड़ी रिसोर्सेज के भी अमेजिंग काम कर सकते हैं। इस पूरी कहानी को हम 12 अलग अलग सीखों के जरिए समझेंगे। हर सीख हमें यह दिखाएगी कि कैसे हम काम को ज्यादा सिंपल, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली सीख से और समझते हैं कि रीवर्क हमें जिंदगी और काम दोनों को देखने का नया नजरिया कैसे देता है। कभी गौर कीजिए, जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं, पूरे साल की प्लानिंग बनाने लगते हैं, डेडलाइंस खींचते हैं और बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज तैयार कर लेते हैं। लेकिन जेसन फ्रीड बताते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। प्लानिंग सुनने में स्मार्ट लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि प्लानिंग अक्सर सिर्फ गैसवर्क होती है। आप आने वाले कल को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालात बदलते हैं, बाजार बदलता है, लोग बदलते हैं और आपके केयरफुली डिजाइन प्लान्स धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं। वो कहते हैं, हर बड़ी कंपनी या हर एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक्चुअली छोटे छोटे स्टेप से होती है। जैसे आप इमारत बनाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरा नक्शा बनाना और हर डिटेल सोचना अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असल ताकत इस बात में है कि आप आज सिर्फ एक मजबूत ईंट जमाइए, कल दूसरी लगाइए, धीरे धीरे स्ट्रक्चर खुद बनने लगेगा। यही तरीका किसी भी काम में ज्यादा फ्रूटफुल होता है। इमेजिन कीजिए, आपने स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। अगर आप पहले दिन ही पूरा 5 साल का बिजनेस प्लान बनाने में फंस जाते हैं तो एनर्जी वहीं खर्च हो जाती है। जब तक असल काम शुरू करेंगे तब तक हालात बदल चुके होंगे। इसके बजाय अगर आप छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, एक छोटा वर्जन लॉन्च करते हैं, तो मार्केट की रिस्पॉन्स देखकर आगे स्टेप्स लेना आसान हो जाता है। इस अप्रोच को जेसन फ्रीड लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, और इसका असर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। लाइफ के किसी भी हिस्से में, फिटनेस से लेकर रिलेशनशिप्स तक, अगर आप बड़ी बड़ी प्लानिंग छोड़कर आज के छोटे कदमों पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स जल्दी और बेहतर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई व्यक्ति कहता है कि अगले 6 महीने में वो परफेक्ट फिटनेस हासिल करेगा। वो डिटेल डाइट चार्ट्स, इंटेंस वर्कआउट रूटीन्स और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स बना लेता है, लेकिन 3 हफ्तों बाद ही थक कर छोड़ देता है। वहीं अगर वही व्यक्ति सिर्फ ये ठान ले कि आज 20 मिनट वॉक करना है और कल उससे थोड़ा ज्यादा करना है, तो प्रोग्रेस स्थायी होगी। जेसन फ्रीड का जोर इस बात पर है कि प्लानिंग को आउटकम के हिसाब से छोटा रखिए और एक्सिक्यूशन को आज पर फोकस कीजिए। इससे आप रिजिड नहीं रहेंगे बल्कि फ्लेक्सिबल रहेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि चीजें लगातार बदल रही हैं।
तो इस सीख से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी जर्नी की शुरुआत लंबी लंबी प्लानिंग से नहीं बल्कि छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप से करनी चाहिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी जीत में बदलते हैं। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है, परफेक्शन की आदत। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी बनाएं वो शुरू से ही फ्लॉलेस हो। जेसन फ्रीड समझाते हैं कि यही सोच हमें सबसे ज्यादा रोकती है। परफेक्शनिज्म सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अक्सर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। जरा सोचिए, एक लेखक अपनी किताब शुरू करने बैठा है। वो हर वाक्य को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि पहली पेज पूरा करने में ही हफ्ते लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि किताब कभी पूरी ही नहीं होती। दूसरी तरफ एक लेखक है जो इम्परफेक्ट ड्राफ्ट्स लिखता है, गलतियां करता है, लेकिन लिखना जारी रखता है। धीरे धीरे उसके पास एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो जाती है जिसे बाद में इंप्रूव किया जा सकता है। यही फर्क जेसन फ्रीड हमें समझाते हैं कि काम शुरू करना परफेक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्ट शुरुआत भी आपको आगे ले जाएगी, जबकि परफेक्ट बनने का इंतजार आपको हमेशा वहीं खड़ा रखेगा। उन्होंने बिजनेस के वर्ल्ड से भी एग्जाम्पल दिया। कई स्टार्टअप्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका आइडिया बुरा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके फाउंडर्स परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में इतना डिले कर देते हैं कि मार्केट का मौका निकल जाता है। वहीं जो लोग जल्दी से एक वर्केबल वर्जन लॉन्च करते हैं वो फीडबैक लेकर उसे इंप्रूव करते रहते हैं और समय रहते अपने आइडिया को सफल बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ पर भी लागू होता है। मान लीजिए आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पहले परफेक्ट शूज खरीद लूं, फिर प्रॉपर डाइट चार्ट बना लूं, फिर जिम ज्वाइन कर लूं, तो शुरुआत कभी होगी ही नहीं। लेकिन अगर आज ही आप अपने घर के बाहर 10 मिनट की वॉक शुरू कर दें, तो वही आपका पहला कदम होगा और वही कदम धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकता है। जेसन फ्रीड का कहना है कि प्रोग्रेस एक्शन से आती है, परफेक्शन से नहीं। जितनी जल्दी आप ये माइंडसेट अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट्स देख पाएंगे। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इम्परफेक्ट प्रोग्रेस भी जीरो से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इस लर्निंग से हम यही समझते हैं कि शुरुआत करने का साहस परफेक्शन की प्रतीक्षा करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। काम को आगे बढ़ाते रहना ही असली कुंजी है। जब हमने ये समझ लिया कि शुरुआत छोटी प्लानिंग से करनी चाहिए और परफेक्शन के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, तो अगली बाधा सामने आती है डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ध्यान भटकना है। काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फोन की नोटिफिकेशन, ईमेल्स या किसी नए शाइनी आइडिया की वजह से फोकस टूट जाता है। जेसन फ्रीड मानते हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन पे काबू नहीं पाएंगे तो डिसिप्लिन और प्रोग्रेस दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने एक सिंपल बात कही, वर्क डजंट फेल बिकॉज इट्स हार्ड, इट फेल्स बिकॉज वी डोंट गिव इट आवर अनडिवाइडेड अटेंशन। इसका मतलब है कि अक्सर काम इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि हम उस पर पूरा ध्यान ही नहीं देते। जरा सोचिए, आपने किसी रिपोर्ट पर काम शुरू किया, आधे घंटे बाद ही सोशल मीडिया खोल लिया, फिर किसी मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर मेल चेक कर ली। नतीजा ये हुआ कि 2 घंटे में भी काम पूरा नहीं हुआ, जबकि वही काम अगर अनइंटरप्टेड किया जाता तो 1 घंटे में खत्म हो सकता था। जेसन फ्रीड का सुझाव है कि हमें अपने काम के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाने चाहिए। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि काम करते समय फोन साइलेंट पर रखिए, अननेसेसरी टैब्स बंद कीजिए और माइंड को एक चीज पर टिकाइए। अगर आप ये छोटा कदम उठाते हैं तो प्रोडक्टिविटी अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम बस ध्यान को बार बार स्विच कर रहे होते हैं। और रिसर्च बताती है कि हर बार जब हम फोकस बदलते हैं तो दिमाग को दोबारा सेटल होने में कई मिनट लगते हैं। इसका नतीजा प्रोडक्टिविटी में गिरावट और मेंटल फटीग के रूप में सामने आता है। जेसन फ्रीड इसीलिए सिंगल टास्किंग पर जोर देते हैं, मतलब एक समय पर सिर्फ एक काम, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या किसी क्लाइंट से बातचीत। जब आप उस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो ना सिर्फ काम तेजी से होता है बल्कि क्वालिटी भी बेहतर होती है। यह प्रिंसिपल लाइफ के हर हिस्से में लागू होता है। इमेजिन कीजिए, आप डिनर टेबल पर हैं और फैमिली से बातें हो रही हैं। अगर बीच बीच में फोन स्क्रॉल करते रहेंगे तो ना बातचीत मीनिंगफुल होगी, ना ही क्वालिटी टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप फोन दूर रखकर सिर्फ उस पल में फैमिली पर ध्यान देंगे तो बॉन्डिंग कहीं ज्यादा गहरी होगी। इस लर्निंग से हमें यह स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम फोकस को पूरी तरह एक जगह लगाते हैं तभी असली एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलते हैं। जब हमने डिस्ट्रैक्शंस को समझ लिया और ध्यान एक जगह लगाने की ताकत सीखी, तो अब सामने आता है एक और अहम पहलू, कंपटीशन को लेकर हमारी सोच। जेसन फ्रीड बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने काम को डिफाइन करने के लिए कॉम्पिटिटर्स की ओर देखने लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है।
इस दौड़ में इंसान अपना फोकस खो देता है और ओरिजिनलिटी दबने लगती है। असल में दूसरों की कॉपी करने से आप कभी आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि किसी और का रास्ता उनके हालात, उनके रिसोर्सेज और उनके विजन पर बना होता है। अगर आप उसे अपनाएंगे तो बस उनकी छाया बनकर रह जाएंगे। जेसन फ्रीड कहते हैं, स्टॉप फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटर्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, 37 सिग्नल्स। बाद में बेस कैंप जब शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या कर रही हैं। उन्होंने बस इतना सोचा कि यूजर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंपल और ह्यूमन फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। नतीजा ये हुआ कि उनका प्रोडक्ट भीड़ से अलग दिखा और लोगों ने उसे अपनाया। ये प्रिंसिपल हमारे पर्सनल लाइफ पर भी उतना ही लागू होता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर हर किसी को देखते रहते हैं, किसने क्या अचीव किया, किसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे आप कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी वैल्यूज पर फोकस करते हैं तो लाइफ में क्लैरिटी आती है और आप अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली चल पाते हैं। जेसन फ्रीड हमें समझाते हैं कि कंपटीशन को इंस्पिरेशन की तरह लीजिए, बेंचमार्क की तरह नहीं। यानी किसी को देखकर यह सीखना कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से क्या संभव है, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी करके अपनी यूनिकनेस खो देना बेवकूफी है। असली जीत तभी मिलेगी जब आप अपने काम को अपने तरीके से करेंगे। और हाँ, इस प्रोसेस में एक चीज और जरूरी है, पेशेंस। क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में लोग शायद उसे समझे नहीं, लेकिन समय के साथ आपकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो इस लर्निंग से हम यही समझते हैं कि कंपैरिजन छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना, अपनी यूनिकनेस को वैल्यू देना और अपनी स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। जब हम ये मान लेते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी पर टिके रहना कंपटीशन की कॉपी करने से कहीं ज्यादा असरदार है, तब एक और सवाल उठता है, क्या हर आइडिया को बड़ा बनाने के लिए ही परस्यू करना चाहिए? जेसन फ्रीड कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असल मायने इस बात के हैं कि आपका काम मीनिंगफुल है या नहीं, ना कि वो कितना बड़ा है। आज की कल्चर हमें सिखाती है कि बिगर इज ऑलवेज बेटर। हर जगह स्केल की बातें होती हैं, कितने यूजर्स हैं, कितनी फंडिंग उठाई है, कितनी ग्रोथ है। लेकिन जेसन फ्रीड हमें एक अलग लेंस से सोचने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज छोटी रहकर भी इफेक्टिव है तो वो उतनी ही वैल्यूएबल है, बल्कि कई बार ज्यादा सस्टेनेबल होती है। उन्होंने बेस कैंप का एग्जाम्पल दिया। उनकी कंपनी ने कभी $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे लाखों छोटे और मझोले बिजनेसेस अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकें। यही रीजन था कि वो स्टेडीली ग्रो कर पाए और लंबे समय तक रेलेवेंट बने रहे। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि सक्सेसफुल तभी होगा जब उसकी सैलरी करोड़ों में होगी, उसका घर सबसे बड़ा होगा और उसका नाम हर जगह चमकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स जैसे फैमिली के साथ समय बिताना, अपनी पैशन पर काम करना या रोज कुछ नया सीखना लॉन्ग टर्म में ज्यादा पीस और हैप्पीनेस लाती हैं। जेसन फ्रीड कहते हैं, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद ग्रोथ, बी ऑब्सेस्ड विद क्वालिटी। यानी बड़ा बनने के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने काम की क्वालिटी और उसके इम्पैक्ट पर ध्यान दें। क्वालिटी अपने आप आपको सस्टेन करती है, जबकि ब्लाइंड ग्रोथ कई बार कोलैप्स का कारण बनती है। ये बात हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद तय करनी चाहिए। अगर आपका काम मीनिंगफुल है और आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड है तो वो छोटा होते हुए भी बड़ा है, और यही क्लैरिटी आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाती है। तो इस सीख से हम ये समझते हैं कि हर काम को स्केल करना जरूरी नहीं, कई बार छोटा और फोकस्ड अप्रोच ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है। जब हमने ये समझ लिया कि हर काम को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, मीनिंगफुल बनाने की जरूरत है, तो अगला सवाल आता है, आखिर मीनिंगफुल काम करने के लिए हमें किस माइंडसेट की जरूरत है? जेसन फ्रीड यहां सिंप्लिसिटी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर इंसान को थका देती है और असली वैल्यू छुपा देती है। वो कहते हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं तो लोग अक्सर उसमें फीचर्स जोड़ते चले जाते हैं। सोच ये रहती है कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन हकीकत उलट है। यूजर्स ज्यादातर सिंपल सॉल्यूशंस ही पसंद करते हैं। बेस कैंप ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाते समय इसी प्रिंसिपल को अपनाया। उन्होंने अननेसेसरी फीचर्स जोड़ने के बजाय सिर्फ वही रखा जो यूजर्स को वास्तव में चाहिए था, और यही सिंप्लिसिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस में भी सिंप्लिसिटी बहुत बड़ा फर्क डालती है। मान लीजिए आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत कॉम्प्लेक्स डाइट प्लान्स, सप्लीमेंट्स और जटिल वर्कआउट चार्ट्स पर फंस जाते हैं तो जल्द ही हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये ठान लें कि रोज सुबह वॉक करनी है और दिन में पानी ज्यादा पीना है, तो यही छोटे और सिंपल कदम सस्टेनेबल बन जाते हैं। जेसन फ्रीड हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कई बार ईगो ड्रिवन होती है।
हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन देने से हम ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन सच ये है कि असली जीनियस वही है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन निकाल सके। उन्होंने एक उदाहरण दिया एप्पल के आईपॉड का। उस समय मार्केट में और भी MP3 प्लेयर्स थे, लेकिन उनमें दर्जनों कंफ्यूजिंग फीचर्स थे। आईपॉड ने सिंप्लिसिटी पर फोकस किया, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, बस। और यही सिंपल मैसेजिंग उसे बाकी सबसे अलग और सक्सेसफुल बना गई। सिंप्लिसिटी सिर्फ प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे पर्सनल डिसीजंस पर भी लागू होती है। जितना हम अपने दिन को सिंपल रखेंगे, उतनी क्लैरिटी और एनर्जी मिलेगी। जैसे हर सुबह ये डिसाइड करने में घंटों ना गंवाना कि क्या पहनना है। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग इसी कारण सिंपल वार्डरोब रखते थे, क्योंकि उनका फोकस एनर्जी बचाने और जरूरी डिसीजंस पर लगाने का होता था। इस लर्निंग से हमें यह समझ में आता है कि मीनिंगफुल काम का असली आधार सिंप्लिसिटी है। जब आप अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हटाते हैं तो असली वैल्यू साफ साफ दिखने लगती है। जब हमने सिंप्लिसिटी की ताकत समझ ली तो अगला कदम है डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी। जेसन फ्राइड कहते हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो छोटे छोटे डिसीजंस पर एंडलेसली सोचते रहते हैं। क्या ये सही होगा? क्या कोई और ऑप्शन बेहतर है? इस लगातार सोचते रहने की आदत को वो डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। असल में हर डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी डिसीजन ना लेना सबसे बड़ी गलती है। जेसन फ्राइड का मानना है कि अगर आपके पास 70% क्लैरिटी है तो डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी का 30% क्लैरिटी आपको एक्शन लेने के बाद मिल जाएगी। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर चुन रहे हैं। अगर आप एंडलेसली रिसर्च करते रहे कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है तो प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी एक को चुनकर काम शुरू कर दें तो बाद में जरूरत पड़ने पर उसे बदल भी सकते हैं। काम आगे बढ़ेगा और यही असली फायदा है। जेसन फ्राइड ये भी समझाते हैं कि छोटे डिसीजंस पर जितना समय बचाएंगे उतना ही फोकस बड़े और इम्पैक्टफुल डिसीजंस पर लगा पाएंगे। बेस कैंप में उनका प्रिंसिपल था डिसाइड क्विकली, मूव फॉरवर्ड। इस अप्रोच ने उनकी टीम को फास्ट, एजाइल और रिस्पॉन्सिव बना दिया। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति हर सुबह आधे घंटा ये सोचने में लगाता है कि वर्कआउट करे या ना करें। नतीजा, वर्कआउट कभी होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंस्टेंटली डिसाइड कर ले कि मैं उठ रहा हूं और रनिंग शूज पहन रहा हूं, तो काम शुरू हो जाता है। एक्शन डिसीजन के बाद आता है, लेकिन कई बार डिसीजन ही सबसे बड़ा एक्शन बन जाता है। जेसन फ्राइड कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में एक और चीज जरूरी है, ट्रस्ट। खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा करना। जब लोग बिना डर के डिसीजन लेने लगते हैं तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों पनपती हैं, क्योंकि तब एनर्जी डरने या ब्लेम गेम खेलने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में लगती है। इस लर्निंग से हमें यही समझ में आता है कि क्लैरिटी हमेशा परफेक्ट नॉलेज से नहीं आती, बल्कि एक्शन लेने से आती है। छोटे छोटे डिसीजंस जल्दी लेना और फिर उनसे सीखना ही प्रोग्रेस का असली रास्ता है। जब हमने ये समझ लिया कि जल्दी और साफ डिसीजंस लेना कितना जरूरी है, तो एक और सच्चाई सामने आती है। हर डिसीजन और हर काम में रिसोर्स लिमिटेशन होगी। जेसन फ्रीड हमें याद दिलाते हैं कि कंस्ट्रेंट्स आर नॉट एनिमीज, दे आर हिडन अपॉर्चुनिटीज। यानी कमी या बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने का मौका देती हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा और टाइम हो तो शायद आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीद कर निकाल लें। लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तब दिमाग नए और इनोवेटिव रास्ते खोजने लगता है। जेसन फ्रीड और उनकी टीम ने बेस कैंप को बिना बड़ी फंडिंग और फ्लैशी ऑफिसेस के बनाया। इस कमी ने उन्हें फोर्स किया कि वो सिंपल, लीन और एफिशिएंट तरीके अपनाएं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लाइफ में भी यही होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ पर काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करने का पैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं हो सकता, बल्कि यही कंस्ट्रेंट उसे प्रेरित कर सकती है कि वो घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें, रोज वॉक करें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें। नतीजा ये होगा कि बिना ज्यादा खर्च किए भी उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। जेसन फ्रीड कहते हैं कि अक्सर लोग कंस्ट्रेंट्स की शिकायत करते हैं। अगर मेरे पास बड़ा बजट होता तो, अगर मेरे पास परफेक्ट टीम होती तो, अगर मेरे पास टाइम होता तो। लेकिन सच्चाई यह है कि यही लिमिटेशंस आपको फोकस्ड और रिसोर्सफुल बनाती हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज कई बार वेस्ट की आदत डाल देते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज
एफिशिएंसी और डिसिप्लिन सिखाते हैं। उन्होंने एक बार यह भी कहा कि सबसे बेहतरीन आइडियाज स्केर्सिटी से आते हैं। जैसे किसी डेजर्ट में रहने वाले लोग जो पानी बचाने के तरीके अपनाते हैं, वही टेक्निक्स साइंस और टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू इनोवेशंस को इंस्पायर करती हैं। ये प्रिंसिपल हमें यह भी सिखाता है कि एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दें। जब आप लिमिटेशन को स्वीकार करते हैं और उसे चैलेंज की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया माइंडसेट पैदा होता है। इस लर्निंग से हमें यह समझ में आता है कि कंस्ट्रेंट्स असल में हमारे ग्रोथ के कैटलिस्ट्स होते हैं। जो चीजें हमें रोकती हुई लगती हैं, वही हमें नई दिशा और नई ताकत देती हैं। जब हमने ये मान लिया कि कंस्ट्रेंट्स हमें रोकती नहीं बल्कि नए सॉल्यूशंस की ओर धकेलती हैं, तो अब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आती है, काम को अननेसेसरी जटिल बनाने की आदत। जेसन फ्रीड कहते हैं कि लोग अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए उसमें लेयर्स जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन जितना आप काम को जटिल बनाएंगे उतना ही रिस्क और कंफ्यूजन बढ़ेगा। वो सलाह देते हैं कि हर प्रोजेक्ट शुरू करते समय खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर हम इसे आधा कर दें तो क्या ये काम करेगा। ये सवाल आपको क्लैरिटी देता है कि असली जरूरत क्या है और कौन सी चीज बस दिखावे के लिए है। बेस कैंप का एग्जाम्पल लीजिए। जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया तो शुरुआत में ही दर्जनों फीचर्स डालने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने कॉन्शियसली सोचा कि यूजर्स की रियल नीड क्या है। मीटिंग शेड्यूल करना, फाइल्स शेयर करना और कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक करना। उन्होंने इन कोर फीचर्स पर फोकस किया और बाकी सब हटा दिया। यही सिंप्लिसिटी उनकी स्ट्रेंथ बनी। ये प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। इमेजिन कीजिए कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। लोग अक्सर कॉम्प्लेक्स ग्रामर बुक्स, डजन्स ऑफ एप्स और एडवांस कोर्सेज में फंस जाते हैं, लेकिन असल ट्रूथ ये है कि अगर आप रोज सिंपल कॉन्वर्सेशंस का प्रैक्टिस करें तो लैंग्वेज कहीं तेजी से सीखी जा सकती है। जेसन फ्रीड का मानना है कि जटिलता कई बार ईगो ड्रिवन होती है। हमें लगता है कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन सच्चा जीनियस वही है जो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट रूप में सॉल्व कर सके। उन्होंने एक बार यह कहा था कि अगर कोई फीचर आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो शायद वो फीचर जरूरी ही नहीं है। यही प्रिंसिपल काम पर भी लागू होता है। अगर कोई रूल या प्रोसेस बार बार कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो शायद उसे सिंप्लीफाई या एलिमिनेट करना चाहिए। लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी सोचिए, कितने लोग प्रोडक्टिविटी के नाम पर दर्जनों एप्स और टूल्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन असल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शन हटाकर बस काम पर ध्यान देते हैं। कभी कभी पेन और नोटबुक किसी भी फैंसी ऐप से ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। इस लर्निंग से हमें यह मिलता है कि असली ताकत सिंप्लीफिकेशन में है। जितना आप जटिलता कम करेंगे उतना ही फोकस और एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब हमने ये देख लिया कि जटिलता घटाकर सिंप्लिसिटी अपनाना कितनी ताकतवर स्ट्रैटेजी है, तो अब सामने आता है एक और अहम पहलू, कम्युनिकेशन। जेसन फ्रीड कहते हैं कि किसी भी काम में क्लैरिटी सिर्फ सोच में नहीं बल्कि बोलने और लिखने के तरीके में भी होनी चाहिए। खराब कम्युनिकेशन सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी बिगाड़ सकती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में लोग मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं, घंटों बात होती है, लेकिन एक्चुअल काम आगे नहीं बढ़ता। जेसन फ्रीड का कहना है कि मीटिंग्स ज्यादातर इंटरप्शंस होती हैं, सॉल्यूशंस नहीं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही चांसेस बढ़ते हैं कि मेन पॉइंट खो जाए। इसीलिए वो रेकमेंड करते हैं कि कम्युनिकेशन हमेशा शॉर्ट, क्लियर और एक्शनेबल होना चाहिए। बेस कैंप में उनकी टीम का प्रिंसिपल था राइट इट डाउन, यानी किसी भी डिसीजन या आइडिया को सिर्फ वर्बल डिस्कशन पर मत छोड़िए, उसे लिखिए सिंपल लैंग्वेज में, और ऐसा कि कोई भी पढ़े तो तुरंत समझ जाए। ये प्रैक्टिस न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करती है बल्कि काम को भी तेज करती है। लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात लागू होती है। इमेजिन कीजिए आप किसी दोस्त से प्लान बना रहे हैं। अगर आप वेग बातें करेंगे कि कभी मिलते हैं, देखेंगे कब, तो वो मीटिंग शायद कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आप साफ बोल दें कि शनिवार शाम 6 बजे कैफे में मिलते हैं, तो क्लैरिटी भी होगी और काम भी हो जाएगा। जेसन फ्रीड ये भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी है। जब आप अननेसेसरी जार्गन, हेवी वर्ड्स या हाफ ट्रूथ्स इस्तेमाल करते हैं तो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप सीधी और साफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला कनेक्ट करता है और ट्रस्ट बढ़ता है। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं। कई बार कम बोलकर और ज्यादा सुनकर आप कहीं बेहतर समझ पाते हैं, और यही हैबिट आपको बेहतर लीडर और बेहतर इंसान बनाती है।
तो इस सीख से हमें यही समझ आता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। जितना क्लियर और फोकस्ड आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही आपके काम और रिश्तों में स्ट्रेंथ आएगी। जब हमने कम्युनिकेशन की ताकत और उसकी सिंप्लिसिटी को समझ लिया, तो अगली बात सामने आती है काम और जिंदगी में प्रायोरिटीज को सही तरीके से चुनना। जेसन फ्राइड मानते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, बल्कि प्रायोरिटी ओवरलोड है। हमें हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है और इसी वजह से हम उस चीज पर फोकस नहीं कर पाते जो सच में मैटर करती है। वो कहते हैं कि काम को मैनेज करने की शुरुआत नो कहने से होती है। अगर आप हर रिक्वेस्ट, हर डिमांड और हर आइडिया को यस कहेंगे, तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। जेसन फ्राइड का प्रिंसिपल है बी अ क्यूरेटर नॉट अ म्यूजियम, यानी आपको हर चीज कलेक्ट नहीं करनी बल्कि चुननी है। बेसकैम्प की ग्रोथ का एग्जाम्पल यही दिखाता है। उन्होंने हर शाइनी आइडिया को परसू नहीं किया। बहुत से टेम्पटिंग फीचर्स को उन्होंने जानबूझकर रिजेक्ट किया ताकि उनका प्रोडक्ट सिंपल और फोकस्ड बना रहे। यही डिसिप्लिन उन्हें अलग खड़ा करता है। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल उतना ही पावरफुल है। इमेजिन कीजिए आपके पास दिन के 24 घंटे हैं। अगर आप सबको खुश करने में और हर डिमांड फुलफिल करने में लगे रहेंगे, तो आपके पास अपने गोल्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप साफ डिफाइन कर लें कि आपकी टॉप 2-3 प्रायोरिटीज क्या हैं और बाकी चीजों को नो कहना सीख लें, तो आप ना सिर्फ इफेक्टिव बनेंगे बल्कि पीसफुल भी रहेंगे। जेसन फ्राइड का कहना है कि प्रायोरिटीज बदलना भी नॉर्मल है। आज जो इंपॉर्टेंट है, कल हो सकता है उतना जरूरी ना रहे। इसीलिए प्रायोरिटीज को रिजिड लिस्ट की तरह मत देखिए, बल्कि फ्लेक्सिबल रोड मैप की तरह अपनाइए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको गिल्ट से भी बचाती है और फोकस बनाए रखने में मदद करती है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप हर चीज को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, तो असल में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि चुनिंदा कामों और रिलेशनशिप्स को अपनी पूरी एनर्जी देना ही असली प्रोडक्टिविटी है। तो इस सीख से हमें यह समझ आता है कि लाइफ और वर्क में क्लैरिटी तभी आती है जब हम करेज के साथ नो कहना सीखते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को साफ डिफाइन करते हैं। यही अप्रोच हमें स्कैटर्ड होने से बचाती है और सक्सेस के रास्ते पर ले जाती है। जब हमने प्रायोरिटीज तय करना सीख लिया और नो कहने की ताकत को समझ लिया, तो आखिर में आता है सबसे गहरा सबक, सततता यानी कंसिस्टेंसी और धैर्य। जेसन फ्रीड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है। असली प्रोग्रेस धीरे धीरे, छोटे कदमों और लगातार कोशिशों से बनती है। उन्होंने बेस कैंप का एग्जाम्पल दिया। शुरुआत में उनकी कंपनी छोटी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे और मार्केट में कंपटीशन बहुत बड़ा था। लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट्स पर भरोसा नहीं किया। इंस्टेड ऑफ चेसिंग ट्रेंड्स, उन्होंने स्टेडीली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, यूजर्स की फीडबैक सुनी और साल दर साल छोटे बदलाव किए। यही कंसिस्टेंसी उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले गई। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल उतना ही पावरफुल है। इमेजिन कीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन घंटों प्रैक्टिस करें और बाकी दिन कुछ ना करें, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट डेडिकेट करें, तो साल भर में आप आसानी से बिगिनर से इंटरमीडिएट स्तर पर पहुंच जाएंगे। जेसन फ्रीड कहते हैं कि लोग अक्सर पेशेंस खो देते हैं क्योंकि वो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। किसी और की इंस्टेंट सक्सेस देखकर लगता है कि शायद उन्होंने कोई जादुई शॉर्टकट पाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मीनिंगफुल चीज टाइम और रेगुलर एफर्ट मांगती है, चाहे वो बिजनेस हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। उन्होंने ये भी कहा कि कंसिस्टेंसी का मतलब बोरिंग होना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम के लिए एक सस्टेनेबल रिदम बनाना, जैसे मैराथन रनिंग में होता है। अगर शुरुआत में बहुत तेज दौड़ेंगे तो बीच में थक कर रुक जाएंगे, लेकिन स्टेडी पेस बनाएंगे तो फिनिश लाइन तक जरूर पहुंचेंगे। ये प्रिंसिपल हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब आप किसी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो हर माइलस्टोन पर खुद को एक्नॉलेज करना जरूरी है। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और जर्नी का मजा भी आता है। तो इस अंतिम सीख से हमें यह स्पष्ट होता है कि लाइफ और वर्क में सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी और पेशेंस है। यही गुण किसी ऑर्डिनरी प्रयास को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट में बदलते हैं। दोस्तों, जेसन फ्रीड की रीवर्क हमें एक नई नजर देती है। ऐसी नजर जो हसल कल्चर या एंडलेस प्लानिंग में उलझने की बजाय सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और एक्शन पर ध्यान देती है। इस किताब से हमने सीखा कि कभी-कभी ज्यादा रिसोर्सेज या जटिल स्ट्रेटजीज काम नहीं आती, बल्कि छोटी-छोटी स्मार्ट चॉइसेस हमें आगे ले जाती हैं। हमने जाना कि क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज से लेकर नो कहने की कला और फिर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी तक हर कदम पर सिंप्लिसिटी हमें मजबूत बनाती है। यही अप्रोच न सिर्फ बिजनेस में बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ
हेल्थ और रिलेशनशिप्स में भी काम आती है। सोचिए, अगर आप भी हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाएं, जरूरी काम पर फोकस करें और अनावश्यक चीजों को छोड़ दें, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और पर्पसफुल लगने लगेगी। यही रीवर्क का असली संदेश है। सक्सेस का मतलब हार्डवर्क से थकना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क से जीवन को मीनिंगफुल बनाना है। अब ये आप पर है कि इन आइडियाज को सिर्फ सुनकर छोड़ दें या इन्हें अपने लाइफ में सचमुच अपनाएं। याद रखिए, चेंज शुरू होता है एक छोटे स्टेप से, और शायद वो स्टेप आज ही आपका हो सकता है। अगर ये कहानी और इसमें छुपी लर्निंग्स ने आपके दिल को छुआ है, तो इस जर्नी को और लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि रीवर्क की कौन सी इंसाइट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों की विजडम लेकर आते रहेंगे जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी।